Welcome back everyone to our channel The Absolute Chemistry. Thanks a lot everyone for the great response in the first video. It was really overwhelming and I'm really happy and motivated. So today we will start the second lecture of the first chapter and we will continue it. So पहले उसको पढ़ाने से पहले आज का जो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा जो पहले लेक्चर का थोड़ा क्विक रिकैप बता रहा हूँ. जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पहला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इसको आप देखिए वरना समझने में दिक्कत होगी. तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो सेकंड लेक्चर होगा उसको स्टार्ट करेंगे. देखो, उसको पढ़ने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ. पहले तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में पढ़ा था और चेंजेस को पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ा था. दो तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसी सब्सटेंस के, या तो फिजिकल या फिर केमिकल. अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा था तो उसको बोल रहे थे फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है उसको बोल रहे थे केमिकल चेंज, और उसी केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए थे और सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने दिया था वो था इंटरकन्वर्जन बिटवीन स्टेट्स. जो वाटर का, आइस और वाटर वेपर का हमने एग्जाम्पल लेके जिसको डिस्कस किया था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था. फिर तो हमने बहुत सारे जो आपके एनसीईआरटी के जो तीन चार जो एक्टिविटीज़ थे उनको कंप्लीट किया था. फिर उनमें जो उन रिएक्शंस में जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिले, जो चेंजेस हमें पता चला, उसके बेसिस पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन पे डिस्कस किया था. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन में पहला था चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. देन जो चेंज ऑफ टेम्परेचर का जो केस था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था. दोनों राइज एंड फॉल वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको और अच्छे से मैंने समझाया था. तो आप, आई होप आप सबको समझ में आया था. तो आज का जो डिस्कशन होगा हम थोड़ा उसके आगे हम लोग चलो बढ़ते हैं. उस लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन को पूरा पढ़ लिया था, लेकिन हमने इक्वेशन को थोड़ा आधा पढ़ा था. आज हम इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे. तो आज का जो क्लास होगा उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कॉमन रिएक्शन को लेकर. ठीक है, कॉमन सा रिएक्शन लेते हैं विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. हम जब वाटर का फॉर्मेशन होता है, मैं उसका केमिकल इक्वेशन आपको लिख के बता रहा हूँ. अभी हमने जितना पढ़ा है उस बेसिस पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ. फिर हम देखते हैं कि हम उससे क्या क्या समझ पा रहे हैं. तो वो जो रिएक्शन होता है उसका जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, वो इस तरह से होता है. ठीक है, और हमने इतना ही देखा था. तो इसमें हम क्या क्या समझ रहे थे, जितना हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, हमने समझा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हो रहा है वो उसके, देखो ये भी एक क्विक रिकैप की तरह मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से थोड़ा सुनो. तो इनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पाए जाते हैं वो है रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में मिलता है उनको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं. तो ये वाला उसका प्रोडक्ट होता है, ये वाले रिएक्टेंट्स होते हैं. उनको हमने एरो के डायरेक्शन से बताया. तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. और एक बात हम देख रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन हमने लिया है ना, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस स्टेट में हो रहा है, और ऑक्सीजन जो लिया है उसका भी फिजिकल स्टेट गैसियस है. लेकिन हमें जो प्रोडक्ट, जो वाटर मॉलिक्यूल उसका जो फॉर्म हो रहा है ना, वो हमें लिक्विड स्टेट में मिल रहा है. तो एक चेंज ऑफ स्टेट भी आपको मिल रहा है. तो हमने देखा था, और हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में जितना पढ़े थे या केमिकल इक्वेशन के बारे में जितना पढ़े थे, हमें अभी इतना ही समझ आ रहा है. इससे ज़्यादा हमें समझ नहीं आएगा. तो चलो, इसके बाद हम थोड़ा अपना जो डिस्कशन है उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. देखो, अब थोड़ा सा स्टोरी सुनो. ठीक है, अब ना एक स्टोरी टेलिंग सेशन हम लोग, ये जो क्लास होगा ना, ये एक तरह से स्टोरी टेलिंग सेशन की तरह आपको लगेगा. ज़्यादा कुछ बोर्ड वर्क यहाँ पे नहीं होगा, बहुत कम होगा. मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट की बातें पता चलेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसको स्टोरी की तरह मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को यूज़ किए बिना. देखो, सपोज़ मैं आपका लैब असिस्टेंट हूँ. ठीक है, आप मेरे लैब में काम करने आते हो. आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको बनाना है वाटर मॉलिक्यूल आपको बनाना है. मैं क्या करूँगा, सपोज आप इस तरह से इमेजिन करो, मैं आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूंगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूंगा. क्यों ऐसा दूंगा मॉलिक्यूल? क्योंकि आपको पता है कि ये और नाइट्रोजन एक इनके साथ, ये तीन अकेले एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो मैंने आपको एक दे दिया, आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फिर मैंने दिया आपको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल ला के दो. आपने वाटर मॉलिक्यूल बना के ला के मुझे दे दिया, H2O. फिर मैं तो लैब असिस्टेंट हूँ, मेरा नेचर है पूरा हर चीज़ का हिसाब रखना.
तो मैं बोलूँगा कि सुनो, तुमको मैंने हाइड्रोजन जब दिया था, एक मॉलिक्यूल दिया था, तो मैंने तुम कितने एटम्स दिए थे? मैंने तुम्हें 2 हाइड्रोजन एटम्स दिया था, ठीक है, मैंने 2 हाइड्रोजन एटम्स तुमको दिए थे। और कितने ऑक्सीजन एटम्स में दे रहा हूँ तुमको? दिया था मैंने 2 ऑक्सीजन एटम्स, वो भी मैंने 2 ऑक्सीजन एटम्स दिए थे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तुम मुझे रिटर्न क्या कर रहे हो? तुम मुझे 2 ऑक्सीजन एटम तो सही से ही रिटर्न कर दिए, लेकिन एक ऑक्सीजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन एटम ने तुम मुझे रिटर्न कर दिए, लेकिन एक ऑक्सीजन जो एटम था उसका तुमने किया क्या? एक ऑक्सीजन एटम तुम गायब कर दिए। यहाँ पे देखो 2 दिया था तुमने, यहाँ पर मुझे 1 दिया। ऐसा मतलब मैं तो लैब असिस्टेंट हूँ ना, मुझे पूरी चीज़ का हिसाब रखना पड़ता, तो मैं तुमको ऐसा पूछूंगा तो आप बोलोगे कि सर देखो, आप इतना भी कंजूस मत बनो, ठीक है? एक एटम के लिए आपके पास पूरा सिलेंडर है, आप थोड़ी ना एक एटम के लिए इतना मतलब परेशान हो रहे हो। मैं बोला यार मैं थोड़ी ना परेशान हो रहा हूँ, परेशान तो तुमको क्लास 9 में तुम्हारा ऑलरेडी तुमने देखा था चैप्टर 3 में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला कि आपने क्लास 9 में देखा था, तो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बोला कि आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने देखा था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने देखा था, वो 2 लॉज थे उसमें। पहला जो लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शंस। लेकिन हमें दूसरे वाले से अभी मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जितना तुम मतलब हर चीज़ में आपको दिखेगा, और इसके लिए तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, इसके लिए तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, बहुत कुछ काम किए, लेकिन इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने होंगे आप पॉज करके बनाना, ठीक है? इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हम लोग अभी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत होगी। देखो पहले तो इस केस में हो क्या रहा है, मैंने आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स दिए थे, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स मतलब उनका मास आप कितना बोलोगे? 2 ग्राम, क्योंकि एक का 1 ग्राम, दोनों का 2 ग्राम। फिर आपको मैंने बोला कि मैंने ऑक्सीजन तो दिया था आपको 2 एटम्स, उसका एटॉमिक मास अगर ईच ऑक्सीजन का देखोगे तो वो 16 ग्राम होता है। तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 16 + 16 32 ग्राम्स। टोटल मैंने आपको कितना दिया था? टोटल मैंने आपको 34 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स मैंने आपको दिया था, 34 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स मैंने आपको दिया था। आपने मुझे प्रोडक्ट में क्या दिया? आपने प्रोडक्ट जो दिया उसमें 2 हाइड्रोजन एटम थे, तो वो थे 2 ग्राम्स, और एक ऑक्सीजन एटम आपने उस प्रोडक्ट में इंक्लूड किया, एक को तो हमने छोड़ो नहीं किया। उसका अगर मास देखोगे तो वो होता है 16 ग्राम्स, तो टोटल हमें मिलता है 18 ग्राम्स। मैंने स्टार्ट किया था 34 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट से, और मेरा ख़त्म हो रहा है 18 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट में। तो ये जो 16 ग्राम जो गायब हो गया, वो कहाँ गायब हुआ, और क्या ऐसे गायब होता है? क्या ऐसे गायब हो जाएगा? क्योंकि अलग से ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें मिला नहीं है जिसको कि आप बोल सकते हो कि चलो उस कोई सेकंड प्रोडक्ट उसमें बन रहा है, कुछ नहीं बना, सिर्फ हमें यही मिला। तो वो जो 16 ग्राम्स जो हमें जो गायब अभी यहाँ पर हमें लग रहा है, वो गया तो गया कहाँ? उस वक्त ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको लेवोशियर ने प्रपोज किया था, दोनों लॉज को लेवोशियर ने ही दिया था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है क्या है? ये बोलता है, इसका जो स्टेटमेंट होता है ना कि इन
an isolated system, no mass can be created or destroyed. In an isolated system, no mass can be created or destroyed. पहली बात तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये पहली बात। देखो अभी लॉकडाउन में आइसोलेशन ये जो टर्म है आपने बहुत बार सुना है, तो आपको कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं। आइसोलेशन का मतलब ये है अलग थलग। आप किसी को पूरा दुनिया से अलग थलग करके आप उसको रख दोगे। हमारा जो एक केमिकल रिएक्शन होता है हम उसको कैसे कंसिडर करते हैं, हम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि इसका हम दुनिया में इसके अराउंड जो भी हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस इससे मतलब हो रहा है। इसको हमने पूरी बाकी इसके साथ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने इसको पूरा अलग से हमें इसे स्टडी करना है। इसको एक आइसोलेटेड करके अलग करके हमें इसको स्टडी करना है। तो उसी जो सिस्टम में वही जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है ना, आप कोई भी मास ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कोई भी मास आप ना क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें 16 ग्राम जो गायब हो रहा है हमें लग रहा है कि कोई मास डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है हमको, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर बात मतलब छेड़ा है तो बात थोड़ी दूर तक लेके चलते हैं। देखो यहाँ तक था कॉन्सेप्ट, हमारा जो मोटो होता है ना कि कॉन्सेप्ट्स एंड बियॉन्ड, यहाँ तक कॉन्सेप्ट था। अभी थोड़ा बियॉन्ड हम लोग देखते हैं। चलो हम लोग थोड़ा मास की बात करते हैं। आपने सब ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने देखा है क्लास 9 में, तो मैं आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर से लिख देंगे कोई बात नहीं। इसको थोड़ा समझो मास को, कि मास एक्चुअली में होता क्या है, चीज़ क्या है ये मास जो इतना नखरा कर रहा है। देखो हमारा जो एटम होता है ना, आपने सबने पढ़ा है एटम को, इसमें दो रीजन्स होते हैं, ठीक है। दो रीजन्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर रीजन, एक होता है न्यूक्लियर रीजन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। अब न्यूक्लियर रीजन में आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियर रीजन में क्या होता है ना, वहाँ पर न्यूक्लियस होता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस का बाहर का जो भी एरिया होता है पूरे एटम्स में, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। और वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ये आपको मालूम है। और इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियंस बोला जाता है। इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियंस बोला जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो उनको न्यूक्लियंस बोला जाता है कलेक्टिवली। तो जो आप मास की बात कर रहे हो ना, आपको अगर इलेक्ट्रॉन का, आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा और आप एक प्रोटॉन दे दिए जाओगे और आपको पूछा जाएगा कि इन दोनों का जो मास का रेशियो है उसको निकालो, आप क्या करोगे? आप अगर मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे, जो रिजल्ट आएगा ना दैट विल बी 1837 अराउंड 1837 आएगा वो रेशियो। मतलब कि जो प्रोटॉन का मास होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स हेवियर होता है, 1837 टाइम्स हेवियर। तो क्या प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में आप इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको कंपेयर मतलब कंसिडर भी करोगे? बिल्कुल कंसिडर करोगे। अब कभी कम इसको मतलब नेग्लेक्ट कर दोगे। और जो प्रोटॉन का मास होता है ना वो ऑलमोस्ट इस न्यूट्रॉन के मास के साथ सिमिलर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन, पी लिख रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो अब और ज़्यादा हम बात करते हैं इस पे,
तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को, मास को आप नेगलेक्ट करो, मास के पर्सपेक्टिव में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल है नहीं, इसको आप छोड़ दो, मास के लिए इसका कोई ज़रूरत है नहीं। हमारा जो एटम का मास होता है वो इन दोनों के ही वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलकर मास ऑफ एटम्स को बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब 99.9999% शायद मास के लिए रेस्पॉन्सिबल यही दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही स्मॉल कंट्रीब्यूशन करता है इलेक्ट्रॉन मास के पर्सपेक्टिव में, तो उसको छोड़ो, इलेक्ट्रॉन की बात मत करो अभी इतना डिटेल में, आप तो थोड़ी ना, आप कोई रिसर्च थोड़ी ना कर रहे हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हम लोग किया कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों मिलकर एटम्स का जो मास होता है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अगर आप मुझे पूछोगे या मैं आपको पूछूंगा कि एक न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, मतलब एक एटम में न्यूक्लियस का साइज़ कितना, मतलब कितना छोटा होता है या कितना बड़ा होता है, कितना पोर्शन उसका एक एटम का कितना जो वॉल्यूम होता है उसका कितना वॉल्यूम, कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ये जो न्यूक्लियस होते हैं दोनों, या जो न्यूक्लियस होता है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये आप 11वीं में कैलकुलेशन करोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर आप सपोज वॉल्यूम ऑफ एटम, एंटायर एटम का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे ना, पता है कितना होगा? 10 to the power 15, 10 to the power 15, एक में 15 जीरो, एक में 15 जीरो, परसेंटेज खुद निकालना, मुझे नहीं आता इतना बड़ा। वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का अगर रेशियो निकालोगे तो सोचो, मतलब एटम का कितना छोटा सा पोर्शन, कितना छोटा सा वॉल्यूम न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है। जस्ट इमेजिन 10 to the power 15 टाइम्स लेस, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। लेकिन सारा का सारा जो एटम का मास होता है ना, वो उस छोटे से न्यूक्लियस में होता है, पूरा ऑक्यूपाई करके वो सेंटर में बैठा होता है। तो इसीलिए आप जानते हो कि एटम का जो एक्चुअल में जो मास होता है वो पूरा सेंटर में कंसंट्रेट होकर रहता है। इसलिए आप जब अल्फा पार्टिकल वगैरह हम लोग सब बम्बार्डिंग करते हैं उस पर, तो मोस्ट ऑफ द एटम वैकेंट होता है, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द एटम वैकेंट रहता है, तो आराम से वो पास करता है। लेकिन जब सेंटर पे आता है ना, वहाँ पर हेवी जो पूरा जो मास होता है वो कंसंट्रेट होकर न्यूक्लियस में रहता है, और इसीलिए वो अल्फा पार्टिकल को डाइवर्ट करता है, इवन कभी पूरा रिटर्न भी करवा देता है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें थी। तो ये जो मास जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, और देखो ये जो न्यूक्लियन होता है, ये हमेशा इनका जो काउंट होता है ना, न्यूक्लियन काउंट, ये जो न्यूक्लियंस का जो काउंट होता है, न्यूक्लियंस काउंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये याद रखना, न्यूक्लियन काउंट हमेशा कांस्टेंट होता है। इसीलिए आप जब भी किसी एटम का हम लोग एटॉमिक नंबर हम लोग देखते हैं, सपोज कार्बन का जैसे 6 एटॉमिक नंबर है, तो उसका सिग्निफिकेंस ये नहीं है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस ये है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा, अगर कार्बन कल सुबह आयन बन जाएगा, आपको पता नहीं होगा कि वो आयन होगा। सपोज आपको कोई एक कार्बन का दे दिया है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आपको दे दिया, आपको पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा वाला एटम है, तो आप देखोगे कि यार इसमें तो सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आप क्या सोचोगे, आप उसको कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे तो आपको देखोगे कि यार 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो आप सोचोगे कि ये वाला तो बेरिलियम होगा, फिर आपको हो जाएगी दिक्कत। लेकिन अगर आप प्रोटॉन काउंट करते हो उसका, अगर आप कर सकते हो, तो अगर आप प्रोटॉन काउंट करोगे तो आपको वो 6 प्रोटॉन हमेशा मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब उसका कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स या जो न्यूट्रॉन्स, ये जो न्यूक्लियन काउंट होता है ना, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो न्यूक्लियन काउंट इस जो फिक्स होता है, तो हमेशा याद रखो न्यूक्लियन काउंट क्या होता है, ये उसका जो एटॉमिक मास हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जिसका एटॉमिक मास होता है वो भी इसलिए फिक्स रहता है। किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करता है, लेकिन एटॉमिक मास हमेशा फिक्स रहता है। तो इसको इसीलिए समझो कि एक एटम में 2 रीजन्स होते हैं, एक न्यूक्लियर रीजन जहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों को हम लोग मिला के न्यूक्लियंस बोलते हैं। न्यूक्लियंस का जो काउंट होता है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन अ एटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसीलिए अगर वो कांस्टेंट होता है तो जो हमारे जो एटॉमिक मास होता है वो भी फिक्स और कांस्टेंट होता है।
और आपको मैंने बता दिया कि ये वाला जो रेशियो कि 10⁻15, या आप खुद कैलकुलेट करो, ये 11 10⁻15 टाइम्स बिगर होता है एटम न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में। लेकिन सारा का सारा जो मास होता है एटम का, वो उसी छोटा सा, वो दैट टाइनी न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द मास ऑफ द एटम, और वो जाके सेंटर में आराम से बैठा रहता है। तो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो गई, इसको थोड़ा अब भावना में थोड़ा मैं बह गया, कोई बात नहीं, नॉलेज जानने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना जानोगे उतना अच्छा है, और ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा जानना भी बुरी चीज़ है, ठीक है। चलो, तो हम अपना बात करते हैं। मैंने इसलिए हाइड्रोजन के जो हमने हाइड्रोजन गैस लिया था, उसके साथ जो ऑक्सीजन गैस लिया था, और हमने वाटर बनाया था जिसको हमने लिक्विड फॉर्म में मिला था। हमने देखा कि इसका जो मास था वो 2 ग्राम्स था, इसका जो मास था वो 32 ग्राम्स था। तो टोटल हमें 34 ग्राम्स मैंने आपको दिया था रिएक्टेंट्स, आपने मुझे प्रोडक्ट दिया था 18 ग्राम्स। इतना मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 34 ग्राम्स का रिएक्टेंट दिया था और आपने प्रोडक्ट दिया मुझे 18 ग्राम्स। तो यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, यहाँ पर मतलब आपको अड़चन लाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो बोलेगा कि नो ये सब नहीं चलेगा, आप मतलब हाइड्रोजन आपकी मर्जी हुई, आपने ले लिए तो मतलब 2 ग्राम, इसको ले लिए 32 ग्राम, आप टोटल अब 34 ग्राम लेके आए थे, आपके आप 18 ग्राम्स वापस कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मुझे पूरा 34 का 34 ग्राम चाहिए, क्योंकि मास ऑफ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो क्या बोलता है, अगर आपको मैंने 100 ग्राम अगर मैंने आपको रिएक्टेंट दिया है, आप मुझे 100 ग्राम रिएक्टेंट्स रिटर्न करोगे, ना वो 99 ग्राम्स होना चाहिए, ना ही मुझे 101 ग्राम चाहिए, ना मुझे 101 ग्राम चाहिए, ना तो मुझे 99 ग्राम चाहिए। मुझे 100 मतलब 100, 100 मतलब 100, क्योंकि तुमने एक आइसोलेटेड सिस्टम में इसको किया है। देयर विल बी नो चेंज इन मास, ना तो वो क्रिएट होगा ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा। तो अब तुम बताओ इसको क्या करना है। तो तुम बोलोगे ठीक है, आप अगर इतना बात कर रहे हो तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मुझे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन दिए हो, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दिए हो, मैं आपको क्या करता हूँ, इन दोनों को मिला के H2O2 बना के दे देता हूँ, ठीक है। आपके पास 4, मुझे आपने 2 हाइड्रोजन दिए थे, 2 ऑक्सीजन दिए, इसमें है, आप ये ले जाओ। मैं बोलूँगा मैं भैया क्यों लूँ इसको, मैंने आपको जो कंडीशन दिया है वो मैंने वाटर बनाने का दिया है, मैंने आपको इसको जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का नहीं दिया है। और मुझे पीने के लिए मुझे प्यास लगी, इसलिए मैंने आपको पानी बनाने दिया है, आप मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ला के दे रहे हो पीने के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है, इसको थोड़ा देख लो। पानी हम लोग पीते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो हमारा जो एंटीसेप्टिक जो लिक्विड होता है ना, उसमें इसका प्रेजेंस होता है। और साथ साथ जो हेयर आजकल लोग ब्लीच करते हैं उसमें भी ये थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसको, ये हमारा नहीं चलेगा, पेरोक्साइड, ठीक है। मुझे चाहिए ये वाला, आप ये वाला बना के दो, यही लेके जाओ और ये वाला बना के दो। तो आप बोलोगे, आप फिर देखोगे थोड़ा, आप सोचोगे कि यार ये तो इतना मतलब किटकिट कर रहा है, मैं काम करता हूँ, मैं एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इससे ले लेता हूँ और एक ऑक्सीजन का एक ही एटम लूँगा, मैं मॉलिक्यूल लूँगा ही नहीं इससे, और मैं एक वाटर बना के दे दूँगा इसको, ठीक है, मैं एक वाटर बना के दे दूँगा। चलो देखते हैं आप क्या करोगे। आप बोलोगे चलो सुनो, मुझे सर आप एक वाटर मॉलिक्यूल दे दो, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम दो, मुझे मॉलिक्यूल की ज़रूरत है नहीं, और मैं आपको ये बना के दे रहा हूँ। तो क्या ये एक वैलिड केमिकल इक्वेशन होगा? पहली बात तो है कि ऑक्सीजन इस तरह से आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत ही अलग सा चीज़ है। हमेशा ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये नेचुरल उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो मॉलिकुलर स्टेट में होता है। आप इस तरह से नहीं करोगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन वो आप आगे देखोगे। तो क्या ये एक वैलिड केमिकल इक्वेशन होगा? हम यहाँ पर इसको एटॉमिक फॉर्म में ले गए। हमेशा याद रखो, इस तरह के जो इक्वेशंस लिखते हैं ना, उनको हम लोग एटॉमिक इक्वेशंस बोलते हैं, उनको हम लोग एटॉमिक इक्वेशंस बोलते हैं। बट ये वाले ना, दीज आर नॉट केमिकल इक्वेशंस, सी लिख रहा हूँ, दीज आर नॉट केमिकल इक्वेशंस। ऐसे जो होता है इसका मॉलिक्यूल जो जिस नेचुरल फेनोमेनन या नेचुरल कंडीशन में प्रेजेंट होता है
उसी को उसी हिसाब से अगर ले रहे हो तो उसी को आप बोलोगे मॉलिक्यूलर इक्वेशन, इसको हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन बोलते हैं। और यही वाले होते हैं केमिकल इक्वेशन, दीज आर एक्चुअल केमिकल इक्वेशंस। ये वाले नहीं होते हैं, ये वाले गलत होते हैं, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। हमारे जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर इक्वेशन होता है। तो केमिकल इक्वेशंस का जो हमारा एक कैरेक्टर बन गया ना, वो ये है कि दे आर मॉलिक्यूलर इक्वेशंस, नॉट एटॉमिक इक्वेशंस। मैं लास्ट को बताऊंगा समरी, जब जब सारा पढ़ा के जब समराइज करेंगे उसको मैं वहाँ पे पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा। तो एट केमिकल इक्वेशंस दैट मस्ट बी अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो अब बोलोगे कि यार ये तो इतना मतलब सारा चीज़ है, अब क्या करें, ये तो मान नहीं रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, हमें इसको वाटर बना के देना ही होगा। फिर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे। क्या लगाओगे? देखो, आप बोलोगे कि देखो मैं आपको 2 हाइड्रोजन छोटे छोटे दिया है, मैंने 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन दिया है, और ऐसे 2 बड़े बड़े ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साइज थोड़ा बड़ा होता है हाइड्रोजन से, मैंने आपको दिया है। आप बना के क्या दे रहे हो? ऐसे एक ऑक्सीजन हो रहा है और ऐसे 2 हाइड्रोजन आके उससे चिपका है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन होते हैं, तो ये वाला किस तरह से चिपके हैं, और ये 2 तो ऑक्सीजन होते हैं। तो आप सोचोगे, इसको देखो और सोचो कि अच्छा हो क्या रहा है। और ऐसा हो रहा है कि पहले तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है इन दोनों के बीच, जो अटैचमेंट है वो टूट रहा है। फिर इन दोनों के बीच भी जो अटैचमेंट टूट रहा है, और दोनों के दोनों एक के साथ जाके चिपक रहे हैं, और ये वाला बच जा रहा है। तो आप अगर सोचोगे तो फिर एक वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, ये जो इतना जो हो रहा है ना ये सारे, तो इसको बना रहे हैं, तो ये वाला बेचारा बच गया। तो आप सोचोगे अरे इसके साथ अगर और 2 इस तरह से हमें कोई दे देता, अगर हमारे पास इस तरह से और 2 होते, तो हम इनको तोड़कर इसके साथ अगर जोड़कर और एक वाटर मॉलिक्यूल बना देते, इस तरह से और एक वाटर मॉलिक्यूल हम लोग बना देते, तो दिक्कत ख़त्म हो जाती। एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अगर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें मिल गया होता, तो हम 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देते। अगर ऐसे करते तो ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट होगा, ना ही कोई और, ना ही हमें उसका एटॉमिक इक्वेशन लिख के उसको हमें वैलिड करना होगा। हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन में उसका लिख सकते हैं, और साथ साथ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो वेरीफाई कर भी देते हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 हाइड्रोजन एटम ले रहे हो और उसके साथ एक ऑक्सीजन एटम को, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हो, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मिला रहे हो, और 2 H2O मॉलिक्यूल आप बना रहे हो। तो इसका अगर मास तुम निकालोगे, देखो 2 2 4, ये हो गया 32, 4 32 36 ग्राम्स, और अब वाटर 18 18, ये भी 36 ग्राम। तो यहाँ पर देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो गया, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इस तरह का एक सॉल्यूशन आप उसके लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इस केमिकल इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और हम आपके जो सारे के सारे जो कंडीशंस है उसको हम सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है। कैसे आप उसको सेटिस्फाई करोगे? आप बोलोगे आप हमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दे दो ऐसे, और साथ में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दो, हम आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल बना के दे देंगे। तो ये होगा उसका केमिकल इक्वेशन। और आपने तो मैथमेटिक्स देखा है, x + x = 2x, तो आप इसको अप्लाई कर लो। हाइड्रोजन 2 है, आप उसको 2H2 लिख दो ना। क्यों 2 बार लिखोगे? हमें जितना कम चाहिए हम उतना लिखेंगे। और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ जाओगे इससे। अगर आपको ये दिया गया हो तो आप समझोगे कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमने लिया है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। आप इससे इतना समझ लोगे। तो ये वाले जो हमने नंबर जो हमने ऐड किया ना, कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, उनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स।
सिर्फ आप कोफिशिएंट्स भी इनको बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर टर्म है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और ये आपको जो 11 का पहला चैप्टर है वहाँ पर आप इसको देखोगे और बहुत ही इसका ज़्यादा आपको यूज़ करोगे। स्टोइकियोमेट्री जो पहला जो आपका कौन टॉपिक होगा। तो ये वाला जो इक्वेशन हमें मिला, ये वाला जो केमिकल इक्वेशन हमें मिला, हमारा जो जो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो रहा था वो सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हुआ, आप बोलोगे वैलिड हुआ। क्या ये एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, आप बोलोगे कि है, डेफिनेटली है। ये वाला भी मॉलिक्यूल फॉर्म में है, ये वाला भी मॉलिक्यूल फॉर्म में। फिजिकल स्टेट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको आपने कर दिया, ठीक है। देखो इन दोनों जो इक्वेशंस इन दोनों को हमने देखोगे तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें देखो डिफरेंस ये होता है कि आपने नंबर ऑफ एटम्स जो आपने रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स लिए थे, अगर आप कैलकुलेट करो ऐसे भी, मास को छोड़ दो, आपने यहाँ से 2 एटम लिया था, यहाँ पर 2 एटम लिया था, आपने यहाँ पर टोटल 2 + 2 4 एटम्स आपने लिया था। आपको मिला कितना, 2 + 1 3 एटम्स आपको मिला। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। और हमने जब केमिकल इक्वेशन को देखा था, मैंने आपको बोला था एक चीज कि केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, बस वो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। दैट इज ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और उसमें कुछ होता नहीं है। तो हमने 4 एटम लिए थे, तो 4 एटम रीअरेंजमेंट होकर हमें कोई प्रोडक्ट देता, लेकिन हमें 3 मिल रहे हैं, 1 एटम गायब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर एटम्स को कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पर 4 एटम्स, यहाँ पर 2 एटम्स, टोटल हो गए 6 एटम्स। यहाँ पर आप देखो 2 एटम, 1 एटम 3 और 2 मॉलिक्यूल्स में होता है, तो यहाँ पर भी 6 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड और द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द राइट हैंड साइड। तो ये जो इक्वेशंस होते हैं ना, इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं जिनमें कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर नहीं होता, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करते, उस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जो इस तरह के, इनको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, और इसको हम स्केलेटन इक्वेशंस भी बोलते हैं। इसको हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम होते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। उनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। और हमें यही होना चाहिए एक केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन का और एक कैरेक्टर ये है, पहला कैरेक्टर था केमिकल इक्वेशन का, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि वो पहली बात तो कि वो मॉलिक्यूलर होना चाहिए, दैट मस्ट बी मॉलिक्यूलर इक्वेशन। और दूसरा जो हमें मिला वो बैलेंस्ड होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसे अनबैलेंस्ड या स्केलेटन इक्वेशन नहीं चलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो वायलेट करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो या तो एटॉमिक फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म के जो इक्वेशंस होते हैं वो केमिकल इक्वेशन नहीं आप उसको बोलोगे, आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा। अगर ये वाले होंगे, अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन होंगे या नाइट्रोजन भी होगा, तो उसको आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रखना होगा, क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर रही बात, मैंने समझाया कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर रहा है, मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया। फिर आप कैसे उसको एक लॉजिक लगा के उसको आप फिट कर सकते हो, यहाँ पर हमने फिट किया था। फिर मैंने आपको बताया कि जो मतलब दोनों तरह के जो एटम्स, जो दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अगर वो डिफरेंट होते हैं तो उनको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अगर वो सेम होते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन का जो कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर मैंने आपको आज पढ़ाया, वो पहली बात तो है कि मॉलिक्यूलर, इट शुड बी अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन, एंड साथ साथ इट शुड बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि बैलेंस करना ज़रूरी होता है किसी केमिकल इक्वेशन को।
बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसको मतलब बैलेंस करेंगे कैसे एक इक्वेशन को? कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, उसका अगर हमें इक्वेशन लिखना होगा तो उसको हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि उसको बैलेंस कैसा करना है। देखो, इसको एनसीईआरटी में 4 पॉइंट्स में दिया है। मैं बस आपको वो बता दे रहा हूँ एक बार कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने का मैं आपको और एक अलग से ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको करना होगा। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, लेट मी जस्ट चेक दैट आउट। एक सेकेंड वेट करो। हाँ, ये वाला है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। आयरन प्लस वाटर बना रहा है Fe3O4 एंड H2। ठीक है, ये वाला बना रहा है। तो इसको बैलेंस कैसे किया है? हेडिंग डालो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, सॉरी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, सी लिख रहा हूँ। तो इसको उसने बोला है कि देखो क्या करोगे। पहले तो वो बोल रहा है कि इसको एक बॉक्स में डालना, इन सबको ना एक बॉक्स में डालो। बेकार का एक मतलब बेकार का काम करवाता है एनसीईआरटी। इसको बॉक्स में डालो। वो इसलिए बोल रहा है कि इसके अंदर जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये भी इसके अंदर है, इसको बाहर मत समझना। इसके अंदर जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके बाहर आप जो करना है करो, इसके अंदर वाले को चेंज नहीं करते। ऑब्वियसली आप किसी के केमिकल आइडेंटिटी या केमिकल फॉर्मूला को थोड़ी ना चेंज करोगे। वो तो एज इट इज़ आपको यही लेना ही होगा, इन दोनों का आप लेना ही होगा इस रिएक्शन को करने के लिए। और इन दोनों को लेके अगर उस कंडीशन में रिएक्शन करवाओगे तो डेफिनेटली यही प्रोडक्ट मिलेगी, उसको आप नहीं चेंज कर सकते हो। आप नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हो। कौन सा वाला रिएक्टेंट आप कितना लोगे, कौन सा वाला प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, नंबर को चेंज कर सकते हो। तो फिर वो बोल रहा है कि आप पहले आप लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से एटम इसमें प्रेजेंट है। तो देखो कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। चलो एक दुकानदार की तरफ अभी काम करना पड़ेगा। आयरन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट, और तो कोई प्रेजेंट है नहीं। फिर वो बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने कितने नंबर का है। देखो आयरन कितना है, 1 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, काउंट करो, ये भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। फिर वो पूछ रहा है कि जो रिएक्टेंट साइड है या राइट हैंड साइड है उसमें कितने एटम्स है, उसको भी काउंट करो, उसमें कितना है। ये वाला 3 आयरन है यहाँ पर। ऑक्सीजन कितना है, 4। फिर वो बोल रहा है हाइड्रोजन कितना है, 2। अब वो बोल रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर में होगा ना, जो मैक्सिमम नंबर में होगा उसको उठाओ। ठीक है, वो बोल रहा है उसको उठाओ और उसके अकॉर्डिंग तुम उसको बैलेंस करो जो मैक्सिमम नंबर में होगा। मैक्सिमम कौन सा वाला है, ऑक्सीजन। तो आप मैक्सिमम को बैलेंस करोगे तो देखो मैक्सिमम किस तरफ है, इस तरफ 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये वाला मैक्सिमम नंबर है, उसमें 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। वो बोल रहा है कि इसको बैलेंस करने के लिए पहले आप कोफिशिएंट इसी पे डालो, उसको बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन देखो राइट हैंड साइड में 4 है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको डालना होगा कोफिशिएंट। लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस करोगे 4 ऑक्सीजन को, तो आपको यहाँ पर 4 डालना होगा। ठीक है, आपको 4 डालना होगा। फिर वो क्या बोल रहा है, फिर नेक्स्ट जो मैक्सिमम है उसके पास जाओ। नेक्स्ट मैक्सिमम कौन सा है, आयरन, 3 यहाँ पर है, तो 3 आयरन है, इसको बैलेंस करोगे इस तरफ, ये 3 है और ये यहाँ पर कितने आयरन है, सिर्फ 1 ही आयरन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना कोफिशिएंट हमें डालना होगा, ऑब्वियसली 3 कोफिशिएंट डाल दिए। फिर बोला जो बच गया लास्ट में हाइड्रोजन बचेगा। हाइड्रोजन कितना है, 2। इस तरफ देखो 2 है इस तरफ, लेकिन जो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब हमने वाटर मॉलिक्यूल के सामने 4 हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन तो हमारे पास 8 हो गए ना, हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर तो हमें प्रोडक्ट में कितना मिला था, हमें सिर्फ 2 एटम्स मिले थे हाइड्रोजन के। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना डालना होगा, 8/2, दैट इज 4।
दैट इज 4, 3, 4 और यहाँ पे हमने 4 डाला। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा। एनसीईआरटी में यही मेथड दिया है तो मैं इसको बस बोल रहा हूँ। वो बोला, क्या बोला पहले, बॉक्स बना दो, बॉक्स के अंदर जो है उसको चेंज मत करना, ऑब्वियसली बात है। फिर क्या करो, लिस्ट बनाओ, कितने एटम से, कौन कौन से एटम है हमारे यहाँ पे, 3 एटम है, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फिर वो बोल रहा है रिएक्टेंट साइड में कितने कितने हैं, लिस्ट बनाओ। आयरन हमारा एक ही था, बॉक्स के अंदर जो था उसको पहले देखना कितने थे, इनिशियली एक था। ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पर एक ही था। हाइड्रोजन कितना था, 2 थे। फिर वो बोल रहा है राइट हैंड साइड में जाओ, प्रोडक्ट साइड में जाओ, फिर से देखो कितने थे। आयरन कितने थे, 3 थे, और तो कोई आयरन नहीं था किसी कंपाउंड में। फिर ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 थे, आपने 4 डाल दिया। फिर आप हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, आपने 2 डाले। फिर उसने बोला कि जो सबसे जो मैक्सिमम होता है, सबसे जो मैक्सिमम होता है उसको उठाओ। तो आप देखो यहाँ पे 4 सबसे मैक्सिमम होता है, तो कहाँ पर होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 4, ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना, कि वो बोल रहे हैं पहले ऑक्सीजन को आप पकड़े, 4 को आप लेके गए, फिर आप देखिए कि ऑक्सीजन कहाँ पर है, आपको मिला यहाँ पर। यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही था, आपको 4 ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस करने थे, तो आप इसका जो कोफिशिएंट होगा आप उसको चेंज करो। तो आपने वहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ले लिए वाटर के, ताकि 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 4 ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करके दे दे। चलो, ऑक्सीजन अभी फिलहाल के लिए बैलेंस हो गया। फिर बोल रहा है जो सेकंड हाईएस्ट होगा, 3, यहाँ पर है आयरन, इसको बैलेंस करोगे इसके साथ। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स थे, यहाँ पर 1 था, तो इस पे हमें कोफिशिएंट जोड़ना होगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो हमने कोफिशिएंट जोड़ा 3, समझे। फिर बच गया हमारा हाइड्रोजन, लास्ट एलिमेंट था हमारा। तो यहाँ पर हमारे कितने हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल 4 ले लिए, तो 4 जो वाटर मॉलिक्यूल लिए थे वो हमें 8 हाइड्रोजन दे रहे हैं, 8 हाइड्रोजन हमें दे दिए, हाइड्रोजन एटम्स। और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम थे। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 4 कोफिशिएंट डाला। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसका निकला वो हुआ 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4, ये एक ही मॉलिक्यूल और 4 हाइड्रोजन। तो ये उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऑब्वियसली एक मॉलिकुलर इक्वेशन भी है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो ये वाला हमने एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है आयरन को, क्योंकि आयरन हमें नॉर्मली एटम में मिल जाता है। सिर्फ 3 होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आपको कभी भी सिंगल ऐसे नहीं मिलेंगे एटम फॉर्म में, ये हमेशा मॉलिकुलर फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जब भी रिएक्शन में होंगे उसको चेक करना कि वो किस स्टेट में, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन देखो मॉलिकुलर फॉर्म में, ऑक्सीजन होगा वो भी आपको मॉलिकुलर फॉर्म में रखना होगा, नाइट्रोजन होगा उसको भी मॉलिकुलर फॉर्म में रखना होगा। तो देखो 4 जो स्टेप थे, 4-5 स्टेप में जिससे एनसीईआरटी ने सॉल्व किया था, मैंने आपको बता दिया। मैं और एक बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ और साथ में आपको एक ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, छोटा सा ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक इसके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिक यूज़ करते हैं लोग, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रिक में मत पड़ना। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले मेटल्स को सॉल्व करो, फिर बोलते हैं नॉन मेटल्स के पास जाओ, फिर ऑक्सीजन को करो, फिर हाइड्रोजन को करो। तो मेटल नॉन मेटल तो आप पढ़े नहीं हो, क्या पता आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कौन सा वाला मेटल, कंफ्यूज हो जाओगे, अगर दिक्कत हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, जो हमने आप बायोलॉजी में पढ़ रहे होगे फोटोसिंथेसिस, उसका एग्जांपल लेते हैं। उसका जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, CO2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल, पता नहीं ये किस स्टेट में होता है, जो हमारा ये भी गैसियस होगा ऑब्वियसली। फिर हमारा प्रोडक्ट देता है C6H12O6। ये फिजिकल स्टेट हमें ज़रूरत है नहीं, अभी हमें बैलेंस करने से मतलब है। मुझे बायोलॉजी नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैं जान नहीं पा रहा हूँ। और देता क्या है और क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, यही तो प्रोड्यूस करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर या अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। चलो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखो बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक आप याद रखना,
एक ही ट्रिक याद रखना और उससे आपको हो जाएगा। और जो यूट्यूब में जैसे स्किप ऐड होता है ना, तो उस तरह से स्किप करना, स्किप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू द लास्ट। ये वाला आप थोड़ा स्टार मार्क करके पुट करो कि स्किप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू द लास्ट। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को डील मत करना, पहले पूरा उनको लास्ट के लिए पुश करना। पहले बाकी जितने आइटम्स होंगे उनको पहले बैलेंस कर देना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में रखना, और ऑक्सीजन को पहले करना, पूरा लास्ट में हाइड्रोजन को रखना। हाइड्रोजन को इसलिए देखो, बहुत सारे केसेस में क्या होगा ना, हाइड्रोजन आपको अल्टीमेटली वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, या उसको बैलेंस करना बहुत ही मतलब ईजी होता है, तो आप उसको पूरा लास्ट में रखना। तो देखो इस ट्रिक को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। और हमेशा लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम छोड़ देना, वो कुछ बिल्कुल एग्जाम में वो सब, अगर तुम्हें कोई इक्वेशन बैलेंस करना हो खुद से मन में, तो प्रोसेस आप फॉलो मत करना। अगर आपको पूछा गया है कि पूरा प्रोसेस बताओ, तो आप उस प्रोसेस में करना जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि वो एनसीईआरटी का गिवन प्रोसेस है। अगर आपको नहीं है, आपको बस अपने यूज़ के लिए उसको बैलेंस करना होता है, तो इस तरह से उसको बैलेंस करना है। क्या करना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, लेफ्ट से मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट करो, पूरा यहाँ से स्टार्ट करना, फिर ख़त्म करते चलना। तो पहला जो मॉलिक्यूल है उससे स्टार्ट करो। पहले मॉलिक्यूल में देखो पहला एटम कार्बन है, तो कार्बन को पहले बैलेंस करो। कार्बन यहाँ पर कितना है, एक। यहाँ पर ढूंढो कार्बन कहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है। कार्बन कितना है यहाँ पर, 6। तो 6 कार्बन एटम्स को आपको यहाँ पर बैलेंस करना होगा, तो आपको इसका कोएफिशिएंट आपको चेंज करके 6 करना होगा। तो अब देखो बैलेंस हुआ कार्बन, 6 कार्बन यहाँ पर, 6 कार्बन यहाँ पर। ऑक्सीजन को फिलहाल के लिए स्किप करो, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल में जाओ, फिर देखो कि यार यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, उसको भी स्किप करो, और फिर आ गया ऑक्सीजन। इसी बस रिएक्टेंट साइड को लेफ्ट से राइट लेके चलो, उसको प्रोडक्ट साइड में मैच करते चलना, बैलेंस करते चलना, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो फिर देखो यार यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ गया, तो और कोई एटम बचा नहीं है इसे, और 2 ही एटम बचे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो उसको आपको बैलेंस करना होगा। अभी पहले ऑक्सीजन को पकड़ोगे, जब ऑक्सीजन को पकड़े, दिक्कत यहाँ पर क्या हुई, देखो आप ऑक्सीजन काउंट करो, आपको मिला यहाँ पर कितना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, 6 में कितने हो गए, 12 एटम्स। वाटर मॉलिक्यूल तो एक है, उसको किसी ने हमें उसके साथ कोई चेंज नहीं किया, उसमें एक ही है, एक। तो टोटल कितना आपको है, अभी 13 ऑक्सीजन एटम्स आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, उसको आपको बैलेंस करना होगा प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में आप ऑक्सीजन काउंट करो, आप देख रहे हो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पर 2, टोटल हो गए 8 ऑक्सीजन एटम। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर इस तरह से नंबर्स आते हैं ना किसी एटम का, कि एक हो रहा है ऑड और एक हो रहा है इवन, अगर अलग हो रहा है, या तो ऑड ऑड हो जाए या तो इवन इवन हो जाए, लेकिन इवन एंड ऑड अगर हो गया, उसको थोड़ा सा छोड़ देना, नेक्स्ट एटम पे जाना। क्यों, समझोगे अभी। तो ऑड इवन आपको यहाँ पर दिख गया, आप चलो हाइड्रोजन पे। जब आप हाइड्रोजन काउंट करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन से, 12 हाइड्रोजन एटम्स। आपको इसको बैलेंस करना होगा हाइड्रोजन एटम को। अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पर कम है, आपको कोएफिशिएंट इस तरफ ऐड करना होगा। 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, कितना होगा कोएफिशिएंट, 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो अब चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो देखो पहले यहाँ पर ऑक्सीजन था 12, अब यहाँ पर कितना हो गया, 6 वाटर मॉलिक्यूल आ गए, तो ऑक्सीजन बढ़ गया। ये जो 1 था वो 1 से कन्वर्ट होकर 6 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 12 + 6 हो गया 18 ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो उसको अब बैलेंस करो, जब काउंट करोगे यहाँ पर ऑक्सीजन आपको 6 का 6 है, और आपको चाहिए 6 ऑक्सीजन, और सॉरी अभी और आपको चाहिए 12 ऑक्सीजन एटम्स, 12 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि 6 तो यहाँ पर है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम। आपको 12 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो आप कितना मॉलिक्यूल आप लोगे, ऑब्वियसली 6। तो यहाँ पर आप कोएफिशिएंट 6 डालोगे। देखो हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद फिर से एक बार थोड़ा कंपेयर कर लेना। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले देखना कार्बन एटम 6,
यहाँ पर कितने हैं 6, और तो कहीं है नहीं। ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन को देखो 12 6 18, कितने हैं यहाँ पर 6 12 18 बैलेंस्ड। और फिर आ गया हाइड्रोजन एटम्स 6 2 12, फिर ढूंढो हाइड्रोजन, यहाँ पर है 12, ये भी बैलेंस हो गया। हर एक एटम सिमिलर नंबर में बोथ साइड में होना चाहिए। वो थोड़े रीअरेंजमेंट करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो एटम्स होता है वो डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी इक्वल इन बोथ द साइड्स। अगर आप कार्बन 6 कार्बन आपने इस तरफ लिया है तो वहाँ पर भी आपको 6 कार्बन मिलना ही पड़ेगा। 18 ऑक्सीजन एटम आपने लिया है तो वहाँ पर भी आपको 18 ऑक्सीजन एटम मिलना ही पड़ेगा। 12 हाइड्रोजन यहाँ पे लिए हो तो 12 हाइड्रोजन आपको वहाँ पर मिलना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। पहले मैंने बोला ऑक्सीजन हाइड्रोजन को स्किप करो, बाकी सब खत्म कर दो, फिर ऑक्सीजन की बात करो। ऑक्सीजन में अगर इस तरह से कुछ केस हुआ कि यहाँ पर एक और इवन आ रहा है, उसको थोड़ा स्किप कर दो। उसके बाद हाइड्रोजन को ख़त्म कर देना। जिस भी एटम में अगर ऑड इवन आए, अलग सेट में आए, अगर इवन इवन होगा उसको कर दो, ऑड ऑड होगा उसको बैलेंस करो। लेकिन अगर इवन ऑड होगा, क्योंकि इसका कोई आपको नहीं मिलेगा, कोई एक हिट एंड ट्रायल में कोई नहीं मिलेगा। और ये जो मेथड हम लोग जिस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, देखो ये क्या कर रहे हैं, हम ट्रायल मेथड में कर रहे हैं। कोई ऐसा मतलब हमें कोई इसका कोई ट्रिक नहीं है, हम अपने जो लॉजिक को यूज़ करके इसको कर रहे हैं। तो ये जो मेथड होता है उसका नाम होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। आप इसको ट्राई करते रहोगे, जब आपको लग गया तो लग गया, जब तक नहीं लगा तुक्का मारते रहो। तुक्काबाजी मेथड है ये। ठीक है, इसका और कोई मतलब ट्रिक ज़्यादा है नहीं। बहुत सारे ट्रिक्स बोलते हैं कि पहले मेटल को कर लो, फिर नॉन मेटल को कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो, मैक्सिमम को उठा लो, मिनिमम को उठा लो, यहाँ से उठा लो, वहाँ से उठा लो। इतना मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को स्किप कर देना, बाकी सबको पूरा ऐसे लेफ्ट से राइट बैलेंस करते चलना, हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा ख़त्म हुआ। और इसमें बोलने लायक तो कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बैलेंस, मैंने आपको बता दिया, ट्रिक तो बता दिया। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको इजी और लगे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग तो ये है। ये तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है, ये कोई टीचर का काम नहीं। ये आपका जो ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, उसका काम होता है। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ। आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस एक नंबर में था उसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 3-4 क्वेश्चंस थे, इजी हो जाएगा। हाँ, ये नंबर 6 वाला एक्सरसाइज का वो मैं कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये वाला देखो, दिया क्या है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, प्रोडक्ट दे रहा है Ca कैल्शियम प्लस वाटर। चलो इसको हम लोग थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। इसको अगर बैलेंस करोगे, देखो मैंने बोला ट्रिक याद रखा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को स्किप करना और लेफ्ट से राइट स्टार्ट करना। लेफ्ट से राइट स्टार्ट करो, पहले इस मॉलिक्यूल पे जाओ, इस मॉलिक्यूल पे जाओगे, पहला एटम ऑक्सीजन होगा, इसको हाइड्रोजन मिलेगा, स्किप करो। दूसरा एटम नाइट्रोजन है, इसको बैलेंस करो। ठीक है, इसको बैलेंस करना। तो नाइट्रोजन यहाँ पर आपको एक एटम है, उसको ढूंढो कहाँ पर है। यहाँ पर आपको मिला। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। आपको यहाँ पर कितना था? 1। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 डाल दो, यहाँ पर 2 डाल दो। ठीक है, ऑक्सीजन को स्किप करना। फिर चलो कैल्शियम पे। जब कैल्शियम पे देखोगे, कैल्शियम को ढूंढो कहाँ पर है। देखो यहाँ पर कैल्शियम एक ही एटम है, और यहाँ पर भी देखो कैल्शियम एक ही एटम। क्योंकि ये जो होल ट्वाइस वो नाइट्रेट का होल ट्वाइस है, कैल्शियम का नहीं है। एक कैल्शियम के साथ 2 नाइट्रेट एटम जुड़ा होता है, मतलब एक कैल्शियम के साथ इस तरह से 2 नाइट्रेट एटम जुड़ा होता है, लेकिन कैल्शियम एक ही होता है। ठीक है, तो कैल्शियम एक होता है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसके साथ आपको कोई और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो बच गए सिर्फ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले ऑक्सीजन को उठाओ। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना बना? 2 HNO3 हो गए मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 एटम ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो टोटल ऑक्सीजन 8 है। आप यहाँ पर चेक करो ऑक्सीजन कितना है,
यहाँ पर एक में 3 है 2, तो यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 1, तो ये हो गया 7। तो इसको आप यहाँ से आप लॉजिक आपको पता चल चुका है यहाँ पे क्या करना है। एक है, एक काम करो, क्यों ना इस पे 2 जोड़ के देखो। जब तुम 2 दे दिए तो देखना ये ऑक्सीजन कितना आ गया 2, तो अब हो गया टोटल 8, तो ये हो गया बैलेंस। फिर बच गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को चेक करो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर कितने हैं 2 हाइड्रोजन एटम, तो टोटल 4 हाइड्रोजन इधर है। अब यहाँ पे चेक करो 2 2 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, वो अपने आप बैलेंस हो गया। तो इसलिए आराम से यहाँ से स्टार्ट करना, लेफ्ट से राइट को जाना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को स्किप करना, बाकी सबको कर लेना बैलेंस, फिर ऑक्सीजन पे आना, फिर हाइड्रोजन पे आना, ठीक है। और अगर ऑड इवन को भी आप यहाँ पर भी देखोगे, अगर आप ऑड इवन की भी यहाँ पर मैंने जो बोला था यहाँ पर देखोगे तो भी वैलिड होगा। आपने यहाँ पर अगर सपोज ऑक्सीजन को स्किप कर भी दिया, ठीक है, आपने सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन को स्किप कर दिया, अभी बैलेंस नहीं करोगे, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपको मिले यहाँ पर, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम मिले, टोटल 4 हाइड्रोजन एटम थे। यहाँ पर कितने थे 2 हाइड्रोजन एटम, तो इसको अगर आप बैलेंस करने के लिए आपको 2 डालना ही पड़ता वैसे भी, और अगर 2 आपने यहाँ पर कोफिशिएंट डाल दिया हो तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया था। तो कोई एक ऑटोमेटिकली, या तो ऑक्सीजन या तो हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो ये वाला जो हमारा जो बैलेंस क्या इक्वेशन मिला, 2HNO3 COH का होल ट्वाइस, प्रोडक्ट में CaNO3 होल ट्वाइस और 2H2O, और ज़्यादा कोई कोफिशिएंट नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऐड हुआ और यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऐड हुआ। तो ये वाला हो गया। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, NaOH H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus H2O। इसको करना है बैलेंस। तो चलो जो ट्रिक बताया था वहीं से करो। देखो स्टार्ट करो, लेफ्ट से स्टार्ट करना, इस मॉलिक्यूल को पहले देखना। तो पहला आपको सोडियम एटम मिल रहा है Na, उसको बैलेंस करना है। आपको यहाँ पर एक सोडियम एटम है, उसको आप ढूंढोगे कहाँ, यहाँ मिलेगा आपको प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पर कितने एटम है सोडियम के, Na2 2 एटम से, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट 2 डालो। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्किप करना, फिर हाइड्रोजन स्किप करो, फिर आ गया सल्फर, सल्फर बैलेंस करो। सल्फर यहाँ पर 1 है, उसको ढूंढो प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर मिलेगा, वो भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो सल्फर के साथ आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। फिर वापस आओ ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन को जब तुम देखोगे आपको यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना है 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। ऑड इवन का कैसे छोड़ दो अभी, अगर ऑड इवन में आपको थोड़ा सोचने में दिक्कत होगा। फिर आओ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन को अगर तुम देखोगे यहाँ पर कितना है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 2 हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट आपको कितना डालना होगा 2 कोफिशिएंट जब डाल दिए तो ये वाला ऑक्सीजन कितने हो गए, तो और 2 ऑक्सीजन, तो ये वाला ऑक्सीजन कितना हो गया 6 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी अल्टीमेटली बैलेंस हो गया, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ गए होगे किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ। लेफ्ट से राइट स्टार्ट करो, पूरा आराम से चलो, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को स्किप कर देना, और ऑड इवन अगर आए तो छोड़ देना ऑक्सीजन का, फिर उसके एंड में चले जाना। हाइड्रोजन को बैलेंस करके तुम कर सकते हो। तो ये वाला भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल था कौन सा वाला है, नेक्स्ट वाला है NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO। देखो ये वाले जो ब्लैक में मैंने मेंशन किया है
वो सब उसके स्केलेटल इक्वेशंस होते हैं। तो ठीक है, और जो मैं ब्लू में उनका कोफिशिएंट्स मैंने लिखा है यहाँ पर, 2 कोफिशिएंट्स इसमें ऐड हुए। तो यहाँ पर चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। वही ट्रिक सेम, स्टार्ट करो लेफ्ट। सोडियम बैलेंस है, इसके साथ कोई हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन बैलेंस है, इसके साथ भी कोई काम करने की ज़रूरत है नहीं। एजी सिल्वर एक ये भी बैलेंस है, इसके साथ भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। एन ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 ये भी बैलेंस है। ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका जो स्केलेटल इक्वेशन था वही उसका बैलेंस इक्वेशन था। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और कोई इसका कोई ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको क्या ही बैलेंस करना। लास्ट जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको ये भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, ख़त्म हो जाएगा फिर। हाँ, ये क्या दिया है, BaCl2H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। हाँ, तो इसको करते हैं। सॉरी, स्टार्ट करो लेफ्ट राइट। बी ए एक बैलेंस है, इसको छूने की ज़रूरत है नहीं। क्लोरीन 2, यहाँ पर 1, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 के लिए इसको कोफिशिएंट 2 डालना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन स्किप करो, सल्फर 1 ऑलरेडी बैलेंस है, इसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर आओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर 4, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, इसको ज़रूरत है नहीं। सिर्फ हाइड्रोजन 1 बच गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन देखोगे 2 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलरेडी वो 2 हाइड्रोजन एटम बन चुका है, क्योंकि हमने 2 HCl हमें लेना पड़ा इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। तो ये भी उसका ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो ये भी उसका बैलेंस वाला मैंने बता दिया, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ, बाकी सब सही है। तो आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना केमिकल बैलेंस का, और अगर इक्वेशन बैलेंस में कोई क्वेश्चन आपको नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम सॉल्व करेंगे, अगर कोई डाउट्स आपको आया तो। ठीक है तो चलो, इतना तो हम समझ गए कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है उस पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करेंगे। आज का बहुत ही इजी लेक्चर था, ज़्यादा कुछ था नहीं, मैंने बस थोड़ा सा वो जो मास के बारे में थोड़ा बताया, वरना तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो थोड़े मतलब इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट होगा। देखो, हमने केमिकल इक्वेशन का जो मैंने तुमको बताया कि केमिकल इक्वेशन में हाउ टू मतलब अच्छे से एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखोगे। पहली बात तो एक केमिकल जो इक्वेशन होता है वो पहली बात है कि वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन होना चाहिए। दैट शुड बी अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन। एटॉमिक इक्वेशन नहीं होगा, उसको आप केमिकल इक्वेशन नहीं बोलोगे, मॉलिक्यूलर होना चाहिए। और फिर स्केलेटन, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। दैट मस्ट बी अ बैलेंस्ड वन, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें हम लोग क्या मेंशन करते हैं, उसमें हम उसके जो फिजिकल स्टेट है उसको भी मेंशन करते हैं। ठीक है, और एक हमें क्या करना होता है, देखो सपोज एक एग्जांपल है, वही जो आप हमने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिया था बैलेंस करने के लिए, उसी को ले लो। इसी को अगर तुम ले लोगे, ठीक है, अगर तुम इसको ले लोगे तो ये जो रिएक्शन होगा, तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके आप कहीं पर भी रख के क्या ये रिएक्शन कर सकते हो। आपने तो फोटोसिंथेसिस का एक एग्जांपल भी आपने देखा होगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा होगा कि एक अगर ट्री को अगर आप घर के अंदर कहीं पे अंधेरे पे रख दोगे तो वो थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस कर पाता है, वो नहीं कर पाता है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कि मतलब सनलाइट की ज़रूरत होता है, बिना सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर या फिर एक प्रॉपर सेट ऑफ कंडीशंस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है एक केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। जैसे कि अगर आप जो हमने मैग्नीशियम को जलाया था, जब हमने ऑक्सीजन के साथ उसको जलाया एटमॉस्फेयर में, तो क्या हमने उसको बस मतलब हमने उसको एक बर्नर में भी लेके तो दिखाया ना कि तुम जलो,
अगर वो बर्नर में नहीं दिखाते, उसमें हीट नहीं देते, तो वो नहीं जलता ना। तो उसी तरह से इसमें अगर तुम लोग सनलाइट को नहीं लाओगे, अगर इसमें तुम सनलाइट को नहीं दिखाओगे, डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखोगे, तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन साथ साथ आप रख दो, लेकिन ये वाला रिएक्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सनलाइट की ज़रूरत होती है और साथ साथ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर दो कंडीशंस आपको फिर इसके लिए आपको प्रोवाइड करना होगा। पहला है कि सनलाइट होना चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो एक केमिकल रिएक्शन में हम वो जो कंडीशंस जिसके अंडर वो केमिकल रिएक्शन होगा, उस कंडीशन को हमें मेंशन करना पड़ता है। कहाँ मेंशन करेंगे? ये जो सिंगल हेडेड एरो होता है ना, उसके ऊपर हमें मेंशन करना पड़ता है। लाइक फॉर दिस आप यहाँ पर मेंशन करोगे सनलाइट, और आप यहाँ पर मेंशन करोगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को भी कर दो क्योंकि उस पर भी ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होता है। चलो, और एक सपोज, और एक आप देखो, और एक केमिकल रिएक्शन। इसको ना आप ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, इसका जो फिजिकल स्टेट है, ये वाला गैसियस होगा, ये वाला भी गैसियस होगा, और आपको ये लिक्विड में मिलेगा। मैं आपको प्रॉपरली लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन को आप किस तरह से एक केमिकल इक्वेशन को प्रॉपरली आप मेंशन करोगे, देखो। पहली बात तो मॉलिक्यूलर है कि नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई करो, मॉलिक्यूलर है कि नहीं। ये वाला है ऑलरेडी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। फिर बैलेंस है कि नहीं, आप देखो, चेक करो। कार्बन एक है, ये चलो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन एक है, ये चलो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, बैलेंस नहीं है। तो आप हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर कोफिशिएंट 2 डालना होगा। अगर कोफिशिएंट 2 डालोगे तभी ये 4 हाइड्रोजन आटम बन जाएंगे, और ये आपका हो गया। यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो अब हम इसको बैलेंस भी बोल सकते हैं। फिजिकल स्टेट मेंशन है, फिजिकल स्टेट भी मैंने मेंशन किया है, गैसियस लिक्विड। फिर फोर्थ जो पॉइंट होगा आपको ये भी देखना होगा, मेंशन करना होगा एक केमिकल इक्वेशन में। वो ये है कि जो स्पेशल कंडीशंस होते हैं, under which the reaction takes place, उसको भी आपको मेंशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 340 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे तभी जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। 340 एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर अगर आप नहीं दोगे, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ को, इन दोनों को अगर आप लेके सिर्फ सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रख दोगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्या वो ये बना सकता है? कभी नहीं बनाएंगे। उसके लिए आपको 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करना ही होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो स्पेशल कंडीशंस होता है उसको आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। देखो, आप एक केमिकल इक्वेशन को ऐसा लिख दो, एक इक्वेशन में आप इतना इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि कोई भी उस इक्वेशन को देखकर वो रिएक्शन को वो परफॉर्म कर पाए। अगर सपोज आपको इतना लिखा हुआ मिलेगा कि CO गैस, 2H2 गैस, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे लैब, CO गैस ले आओगे, H2 गैस 2 मॉलिक्यूल ले आओगे, और उस पर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको आप ये रिएक्शन करवाओगे। अगर आपको ये मेंशन नहीं हुआ होता तो आप नॉर्मल लेके उसको मिलाते रहते, आपको प्रोडक्ट मिलता ही नहीं, क्योंकि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देना पड़ेगा। तो ये जो स्पेशल कंडीशंस होते हैं उसको आपको मेंशन करना होगा। तो ये जो स्पेशल कंडीशंस होते हैं, एग्जांपल जिसको आप मैं बोलूँगा, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। आप नोट बनाना होगा, आप पॉज कर लेना, फिर आप बना लेना। तो ये जो स्पेशल कंडीशंस होते हैं ना, उनका एग्जांपल आप ले लो। सपोज कोई हाई टेम्परेचर में रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई हाई प्रेशर में रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, या फिर कोई कैटलिस्ट का प्रेजेंट है वहाँ पर। कैटलिस्ट के बारे में तो अभी आप जानते नहीं होंगे, उसको हम आगे देखेंगे ही।
या फिर कहाँ पर आपको हीट अप्लाई करना पड़ता है, तो चलो हाई टेम्परेचर का केस हो गया। तो इन सब केस, या फिर सनलाइट या लाइट, नॉर्मल लाइट के प्रेजेंस में अगर आपको रिएक्शन करना पड़ता है, कोई भी स्पेशल कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ता है उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, उसको भी आपको मेंशन करना होगा उस सिंगल हेडेड एरो के ऊपर। इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कोई भी उस मतलब उस इक्वेशन को देखकर वो रिएक्शन को परफॉर्म कर पाए। तो क्या क्या होना चाहिए केमिकल, तो इसको देखो, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन का तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इसको लिख सकते हो कि पहली बात तो वो एक मॉलिकुलर इक्वेशन होना चाहिए, वो कभी भी एटॉमिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ज़रूरी है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो बैलेंस वाला होना चाहिए। फिर उसका फिजिकल स्टेट भी मेंशन होना चाहिए कि किस फिजिकल स्टेट में आप उसको ले रहे हो, जो भी रिएक्टेंट ले रहे हो वो किस स्टेट में ले रहे हो, जो प्रोडक्ट मिला है वो किस स्टेट में आपको मिलेगा। फिर आप करोगे कि स्पेशल कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो जो स्पेशल कंडीशंस होते हैं, या तो हाई टेम्परेचर में आपको उस रिएक्शन को परफॉर्म करना होता है, हाई प्रेशर में करना होता है, या कैटलिस्ट का प्रेजेंस होता है, या फिर कोई हीट देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, आप सनलाइट के प्रेजेंस में दोगे या लाइट के प्रेजेंस में दोगे, तो आपको वो सब मेंशन करना पड़ता है, ताकि एक केमिकल इक्वेशन में इतना इन्फॉर्मेशन हो गया। और ये सारा का सारा आपको सिंगल हेडेड एरो के ऊपर, ये जो स्पेशल कंडीशन उसको सिंगल हेडेड एरो के ऊपर आपको दिखाना है। तो यहाँ से कोई भी देख कर जान लेगा कि केमिकल रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिकैप में कर रहा हूँ। पहली बात तो है कि एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बैलेंस नहीं होते उनको आप, या जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, या फिर जिनके रिएक्टेंट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स एट द प्रोडक्ट साइड के साथ जो सिमिलर नहीं होते, उन जैसे जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको हम अनबैलेंस बोलते हैं, या फिर स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। और जो केमिकल इक्वेशन जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर गया, या नंबर ऑफ एटम्स एट द जो आपका रिएक्टेंट साइड है या प्रोडक्ट साइड है उसको जो वो मैच कर गया, सिमिलर हो गए, तो उसको आप बोलोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और फिर तो हमने देखा था हाउ टू बैलेंस, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, एनसीईआरटी में जो है आपको मैंने जो मेथड है वो भी बता दिया, मैंने अपना ट्रिक बताया, आप उसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना। जो नहीं होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको हम सॉल्व कर देंगे। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को बता दिया आपको कि कैरेक्टर ये होना चाहिए, मॉलिकुलर इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, फिजिकल स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, और स्पेशल कंडीशन आपको मेंशन करना होगा। इतना ही होता है, बहुत ईजी था आज का लेक्चर। तो हमारा केमिकल रिएक्शंस के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, आज केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का इतना ही था। आपको कैसा लगा, अगर आप समझ पाए तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक करना, शेयर भी कर दो अपने जो दोस्तों के साथ, और आपके जो क्लासमेट्स होंगे उनके साथ आप शेयर करो, अपने स्कूल के जो ग्रुप्स होंगे जहाँ आप दोस्तों के, वहाँ पर शेयर करो। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो आप, ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट बनाता रहूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट में थोड़ा मुझे आपका फीडबैक बताइए कि कैसा आपको लग रहा है और क्या बेटर हो सकता है, या फिर क्या आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है वो भी आप बता सकते हो। किस पर्टिकुलर कोई एक कॉन्सेप्ट भी अगर आपको पढ़ना होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल कुड अंडरस्टैंड, सो थैंक यू।